नमस्कार, मैं हूं निकिता और आज के हमारे इस कार्यक्रम में पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने 20-25 साल से पत्रकारिता विभाग में कार्य किया है। वहीं आपको बता दें कि जिस समय पर इन्होंने पत्रकारिता शुरू की, उस समय पर पत्रकारिता से जुड़े कोई भी अगर हमें सूचना लेनी होती थी, उतने ज़्यादा साधन नहीं हुआ करते थे। और आज ही अगर बात करें तो आज डिजिटल का दौर है और अभी भी इन्होंने निरंतर पत्रकारिता शुरू की हुई है। तो आइए हम इनसे ही जानते हैं कि पहले की पत्रकारिता में और अब की पत्रकारिता में कितना डिफरेंस आया है। जी सर। जी निकिता, देखो समय के साथ बदलना तो सब कुछ ही होता है। जैसे हम मोटर गाड़ियाँ देखते हैं, मोबाइल फ़ोन्स देखते हैं, तो कोई भी जो क्षेत्र है वो अछूता नहीं रहता। इसी प्रकार पत्रकारिता की बात करें तो आप, क्योंकि इसकी आपने स्टडीज़ भी की है, तो कभी ढोल नगाड़ों से संदेश भेजा करते थे। बाद में एक चलन आया कि आप पत्तों के ऊपर किसी न किसी शाही से कुछ संदेशा लिख कर के दे देते थे। पर कहानियों में तो ये भी आता है कि कबूतर संदेशा लेकर जाते थे। तो ये समय समय के साथ जब कागज़ का आविष्कार हो गया तो प्रिंटिंग भी आ गई, तो फिर छपे हुए शब्द जो हैं वो पत्रकारिता की अखबार के रूप में या चिट्ठी के रूप में जाने लगे। तो वो ये बहुत पुरानी बातें हो गई। और उसके बाद एक बार बहुत देर यही चलता रहा, जब तक रेडियो और टेलीविज़न की इजाद नहीं हुई। रेडियो आते ही एक बड़ा आयाम जुड़ गया कि जो बातें हुई हैं वो आप सीधी दर्शकों तक या सुनने वालों तक, श्रोताओं तक पहुंचा सकते हैं। और इसी प्रकार आपके जो इंटरव्यूज़ हैं उनमें आपको एक्यूरेट और ज़्यादा हो जाते हैं कि जो कही है वही आप अखिन देखी आप सुना रहे हैं। उसके बाद जब टेलीविज़न आ गया तो विजुअल भी जुड़ गए, क्योंकि लोग रेडियो पे सुन तो पाते थे लेकिन वो इमेजिन करते थे कि ये बोलने वाले किस तरह की, इनकी रूपरेखा किस तरह का चेहरा मोहरा होगा। टेलीविज़न ने वो भी एक खाई जो पूरी कर दी कि आप वो दृश्य भी देख सकते थे जो आप फिल्मों में अक्सर देखते थे, वो आपकी टीवी स्क्रीन पे खबरों के माध्यम से देखने लगे। फिर टेलीविज़न आने के बाद बहुत लंबा अरसा ये दोनों तीनों चीज़ें परस्पर एक दूसरे के साथ मिलकर चलती रही। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक में हो गया रेडियो, और रेडियो के साथ साथ टेलीविज़न। तो ये बहुत लंबा समय चला। और जब शायद 1991-92 में यूएस में इंटरनेट की क्रांति शुरू हुई, उसके बाद एक नया सिस्टम शुरू हुआ, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस ऑफ मीडिया। मोबाइल फ़ोन्स आने लगे, भारत में भी आए। तो अगर आप में से किसी ने देखा हो, शायद एसएमएस से खबरें आने लगी थी कि आप सब्सक्राइब करते थे कि खबरें मुझे चाहिए हरियाणा की, तो समय समय पे आपको सिंपल मैसेजिंग सर्विस एसएमएस से टेक्स्ट मैसेज आ जाता था कि आज की 5 मुख्य खबरें ये हैं। तो वो भी एक थोड़ी सी रेडियो, टेलीविज़न और अखबार से हट करके बात थी और अच्छी लगी लोगों को। फिर जब मल्टीमीडिया से जुड़े फ़ोन आ गए, उसमें तो फिर बहुत बड़ी क्रांति आ गई, और उधर टीवी में क्रांति आ गई। और फ़ोन के साथ साथ, फ़ोन से ही पहले वेबसाइट्स और स्ट्रीमिंग साइट्स बेसिकली, जैसे उसका एक एग्जांपल यूट्यूब है, और भी बहुत सारे हैं, वीमियो हैं, जिन पे आप वीडियोस को अपलोड करके दिखा सकते हैं या लाइव में दिखा सकते हैं। और इसी प्रकार वो जितना भी सिस्टम पहले टेलीविज़न के माध्यम से केवल कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में था, वो काफ़ी लोगों के आगे विस्तार हो गया कि काफ़ी लोग उसका उपयोग कर सकते थे। हालांकि वो फिर भी महंगा था बहुत, क्योंकि इक्विपमेंट चाहिए था, कंप्यूटर महंगे वाले चाहिए थे, कैमरा चाहिए थे उनको, कैमरा और उसको आपस में जोड़ने का पैचिंग सिस्टम चाहिए था। लेकिन वो क्रांति अवश्य आई, और टेलीविज़न चैनल्स ने पहले तो उसका थोड़ा सा विरोध किया, लेकिन अब आप देखेंगे कि जितने भी टेलीविज़न चैनल्स हैं वो अपना पैरेलल वही सारा मीडिया वेब पे भी दिखाते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो या उनका खुद का स्ट्रीमिंग सिस्टम हो। यानी उन्हें लगा कि ये तो रहेगा, इसको हम विरोध ना करें, इसको अडॉप्ट कर लें। तो वो एक तरह से एक बड़ा फ्यूज़न हो गया उन सारा। जो कन्वर्जेंस यही होती है कि जब आप कई तरह के मीडिया को मिला करके एक प्रोडक्ट देते हैं, तो दैट इज़ कन्वर्जेंस ऑफ मीडियम। तो इस कन्वर्जेंस से अब, क्योंकि जब मोबाइल फ़ोन शुरू में आए तो उनमें एक छोटा सा कैमरा होता था और एक बहुत लो रेजोल्यूशन की फ़ोटो लेते थे, जो नोकिया 1100 टाइप के फ़ोन थे। उसके बाद जब एंड्रॉयड और एप्पल के फ़ोन आए तो उनके कैमरे बहुत बेहतरीन बन गए, और कहीं ना कहीं कैमरा मैन्युफैक्चरर कहने लगे कि ये आपके डिजिटल कैमरास को
रिप्लेस कर देगा। जो बड़ी लगता था कि बचकानी बात है, लेकिन आज आप देखें तो बहुत कम लोग अब रियल कैमरे का प्रयोग करते हैं। अधिकांश काम सभी के आपके कैमरा फ़ोन से ही हो जाते हैं, चाहे वो आप वीडियो कर रहे हैं, चाहे फ़ोटो ले रहे हैं, चाहे कोई डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी क्रांति, मैंने सब चीज़ें इनको देखा तो मेरे सामने ये आई। सर, आपने पत्रकारिता कब शुरू की थी? मैंने बेसिकली 2004-5 में शुरू की थी, लेकिन उससे मैं जुड़ा उससे भी पहले था, क्योंकि मेरे ब्रदर थे इसमें फ़ोटो जर्नलिस्ट थे, तो बड़े थे तो बड़ों के पीछे पीछे आपने देखना भी होता है, सीखना भी होता है। तो वो ज़माना वो था जब डिजिटल तो बहुत दूर की बात है, फ़िल्म कैमरास थे, और फिल्म कैमरास में केवल 36 फ़ोटोज़ आ सकती थी, और उनमें से आपको बड़ी संकोच के साथ, फ़िल्म महंगी थी, बचानी होती थी, हर फ़ोटो को सोच समझ के कि एक पहली फ़ोटो ही मास्टरपीस बने और हमारी फ़िल्म ख़राब ना हो, उस हिसाब से आप वो फ़ोटोज़ लेते थे, और उन्हें डेवलप करके पेपर पे प्रिंट करके फिर वो अखबारों में जाती थी, या क्योंकि मैगज़ीन्स भी लेती थी उनको। तो वो भी एक दौर था, समय लगता था उसमें, लेकिन करने वालों में बहुत डेडिकेशन होती थी। जैसे मैंने बताया कि फ़िल्म को बचाने के लिए उन्हें बड़े केयरफुली फ़ोटो लेनी पड़ी है, और डिजिटल कैमरा के आने के बाद तो ऐसा समझिए कि आपको कुछ भी नहीं आता और आप यू टेक 100 पिक्चर्स, तो 1-2 तो फिर गलती से भी सही आ जाएंगी। अब ये एक महत्वपूर्ण बदलाव आ गया, लेकिन फिर भी अच्छा वही है जो अब भी संकोच से फ़ोटोएँ ले और अच्छी फ़ोटोएँ ले, ताकि जो भी वो कर रहा है उसको पता हो, उसमें जुड़ा हो कि मैं किस चीज़ को क्या उभार के दिखाना चाहता हूँ। कहते हैं ना कि फ़ोटोग्राफ इज़ वर्थ अ मिलियन वर्ड्स, जर्नलिज्म में पढ़ाते हैं। तो फ़ोटो इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि वो खबर आदमी बाद में पढ़े, उसको फ़ोटो से ही समझ लग जाए कि ये खबर में क्या होगा, फिर उसकी डिटेल पढ़े। यानी फ़ोटो उसे उकसाएगी कि अब भाई आप इसकी डिटेल्ड खबर भी पढ़िएगा। तो ये एक क्रांति आई। उस समय तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम थे ही नहीं, टेली प्रिंटर कभी कभी पोस्ट ऑफिस में होता था, जहाँ जर्नलिस्ट लाइन लगा के रुकते थे कि कुछ लाइनें भेजनी हैं खबरों की, तो वो उस तरीके से भेजते थे। बाद में फैक्स मशीनें आई, फैक्स मशीनें भी पीएनटी ने, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ ने डाकखानों में ही लगाई थी, जहाँ एक पर्टिकुलर फ़ीस दे करके आप उस फैसिमाइल बोलते थे, फैक्स फॉर फैसिमाइल, उसे आप ट्रांसमिट कर सकते थे थ्रू टेलीफोन लाइन से, इंटरनेट से नहीं, टेलीफोन लाइन से, और दूसरी तरफ जाके वो छप जाता था। फ़ोटोग्राफ्स उससे नहीं जाया करती थी। फ़ोटोग्राफ्स तो बाद में जब इंटरनेट आया, अखबारों वालों के पास एक मोडेम ट्रांसमिशन लाइन आई कि आप स्कैन करते थे और वो मोडेम के माध्यम से आपके हेड ऑफिस में या ब्यूरो चीफ के वहाँ चली जाती थी। सर, अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपकी क्या-क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं? देखिए, मैं साइंस से मैंने ग्रेजुएशन की है, नॉन मेडिकल से, और इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे पास एक एडिशनल सब्जेक्ट होता था। उसके बाद मैंने लॉ की ग्रेजुएशन की है, एलएलबी की है, और मैंने मास्टर्स इन जर्नलिज्म की है। सर, तो आपने इतनी स्टडी की है तो आपने पत्रकारिता को ही क्यों चुना? देखिए, मैं पत्रकारिता पहले करने लग गया था, और ये जर्नलिज्म की पढ़ाई मैंने बाद में की थी। और अभी कई बार ये डिबेट भी चलती है कि पत्रकारों के लिए शिक्षा ज़रूरी या अनिवार्य होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और कई साथी नए भी पुराने भी सोचते हैं कि हमें काम आता है, तो इन सर्टिफिकेट्स की हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम एम्प्लॉयड भी हैं, हमारी पहचान भी है। लेकिन मैं इससे भिन्न रखता हूँ अपना व्यू पॉइंट, और वो इस तरह से भिन्न रखता हूँ कि पहले शायद मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की, और उससे पहले मुझे लगता था मुझे सबसे ज़्यादा आता है, और वो पढ़ाई करने के बाद मुझे लगा कि मुझे तो बहुत ही थोड़ा आता है, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें, बहुत दुनिया भर के जो रिसर्चर्स हैं, बहुत एकेडमिशियंस हैं, उन्होंने निचोड़ करके डाली हैं, और वो आपको हर हालत में, हर एंगल पे आपको दिशा देती हैं। चाहे आप न्यूज़ राइटिंग कर रहे हैं, चाहे कैमरा से कवरेज कर रहे हैं, चाहे आप रेडियो में बोल रहे हैं, आपको बिल्कुल वो बांध के रखती है। और वो इसलिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कम से कम जो स्थापित पत्रकार भी हैं, उन्हें भी अगर वो शिक्षा लें तो उन्हें डेफिनेटली फ़ायदा होगा, और उनका अनुभव और साथ में उनकी शिक्षा मिलके, वो बोलते हैं ना, सोने पर सुहागा, तो ऐसा हो जाएगा। सर, आपने बताया कि आपने पत्रकारिता पहले से ही शुरू कर दी थी, तो आपके
विचार कब आए मन में कि मुझे पत्रकारिता करना चाहिए? या आपने किसी को देखा या आपके फैमिली में या ब्रदर किसी ने आपको सपोर्ट किया? हाँ, जैसे कि मैंने बताया, मेरे ब्रदर जर्नलिस्ट थे, फ़ोटो जर्नलिस्ट थे, और उनके साथ क्योंकि छोटा था तो जहाँ भी जाना है तो आजकल के जो अब वरिष्ठ हैं वो उनके साथी थे, तो इनसे मिलना मिलाना होता था। और उस समय लगता था कि अच्छा ये लोग ऐसे ऐसे करके कुछ भेजते हैं, तो वो अगले दिन या उससे अगले दिन अखबारों में प्रकाशित होता है, तो ये काम तो अच्छा ही कर रहे हैं कि सबको सूचनाएं दे रहे हैं। अपने शहर का तो मुझे पता है, लेकिन दूसरे शहर के भी लोग इसी प्रकार से काम करते होंगे, और हमें पता लगता है कि आज दिल्ली में क्या हुआ, न्यूयॉर्क में क्या हुआ। तो वो देखिए, उत्सुकता तो हर एक इंसान की फितरत है। आप हर वक्त जानना चाहते हैं कि पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है। इसी प्रकार आप जानना चाहते हैं कि देश में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है। तो नेचुरल एक जो सभी में होती है, एक बाल मन होता है सबका, जो कहता है कि पता लगाते हैं क्या है। सर, तो पत्रकारिता में आने के बाद आपको चुनौतियों का सामना तो सभी करते हैं। अगर आपकी लाइफ में पत्रकारिता में आने के बाद कोई चुनौतियाँ आई हैं तो उसके बारे में बताइए। डेफिनेटली देखो, एक तो टेक्निकल चुनौती थी, क्योंकि मैंने अपना जो माध्यम वेब माध्यम चुना था और डिजिटल कैमरा से शुरू किया था। और इस वक्त जो मेरे साथी मेरा काफ़ी आदर करते हैं, उन्हें लगता था कि ये तो कुछ पता नहीं, ये खिलौना सा लेके क्यों घूम रहा है, या ये एक वेब पेज बना के घूम रहा है, ये चीज़ें कोई चलने वाली तो है नहीं। इससे अच्छा है कि ये भी कोई अखबार निकाल ले या इस प्रकार का कार्य करे जो हम कर रहे हैं, तो ये एनर्जी अपनी वेस्ट कर रहा है। लेकिन मेरा आइडिया उस टाइम उसको कोई प्रोफेशन बनाने का नहीं था। मेरा प्रोफेशन तो एग्रीकल्चर है, और मैं उसमें इसमें एडवोकेट भी मैं इसमें हूँ, एनरोल्ड हूँ। लेकिन शौक़ भी तो कोई चीज़ होती है, और शौक़ के साथ मेरा एक पक्का दृढ़ विज़न था कि अगर मैं ये शुरू करूँगा तो मैं इसे किसी बड़े मुकाम पे नहीं ले जा पाऊँगा, लेकिन ये एग्ज़ाम्पल बनेगा उन लोगों के लिए जिन्हें कहीं ना कहीं ये मीडियम भाता है, और वो इस एग्ज़ाम्पल को लेके मोटिवेटेड होंगे और वो इसमें अच्छा काम करेंगे। और अब आप देखिए कि कितने बच्चे और कितने जो मतलब सीनियर्स भी हैं, वो यूट्यूब पर भी काम कर रहे हैं, वेब पोर्टल्स पर भी काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें देखो, ये ज़रूरी नहीं होता कि आप सब कुछ अपने पर्सनल गेन के लिए करें। कई दफ़ा आप दूसरों को एक इंस्पिरेशन देते हैं, तो वो भी अगर कामयाब होते हैं तो आपको एक हिडन खुशी होती है। और डेफ़िनेटली मुझे कभी उनसे जेलसी नहीं हुई। उनके व्यूज़ मेरे से ज़्यादा हैं, उनके वीडियोज़ मेरे से ज़्यादा चलते हैं। मुझे खुशी होती है कि कम से कम टॉर्च बियरर मैं था इसका, कि उसके बाद ये लोग आए हैं तो अच्छी बात है, और भी आगे बढ़िया से बढ़िया काम करेंगे। सर, पत्रकारिता करते टाइम पे किसी विशेष नियमों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, तो वो क्या नियम है? देखिए, नियम तो जैसे जर्नलिज्म की आपने भी शिक्षा ली है, तो उसमें जो बेसिक रूल तो वही है कि 5W एंड 1H, तो उसमें वैसे सारी चीज़ आ जाती है। उसके बावजूद भी जब प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, तब हम कई दफ़ा स्पीड की होड़ में कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिसकी पुष्टि भी नहीं की होती, और वो बाद में पता लगता है कि ये तो नहीं था, फैक्ट वाज समथिंग एल्स। उसके बाद चलो हो भी गया, तो उसके बाद हमारी कम से कम खेद प्रकट करना एक ज़िम्मेवारी बनती है। और आपने अक्सर देखा होगा कि हम छोटे लेवल की बात नहीं करेंगे, बड़े बड़े चैनल भी गलत खबरें चलाने के बाद उसका खेद प्रकट नहीं करते। वो लोग ही दूसरे चैनल से या दूसरे माध्यम से जान लेते हैं कि वो खबर सही नहीं चली थी। तो ये चाहे बड़े चैनल हों, चाहे अखबार हो, चाहे जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, ये उनको एक रखना चाहिए कि स्पीड के साथ एक्यूरेसी को पहल दें, स्पीड को सेकंड नंबर पे रखें, तो उन्हें कभी आँच नहीं आएगी। और कम से कम ये भी करें, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल सत्य होती हैं, लेकिन कई दफ़ा वो सत्य दिखाने से समाज का नुकसान अधिक हो सकता है। मान लो कहीं कोई झगड़ा हो सकता है 2 समुदायों में हुआ हो, 2 रिलीजन्स में हुआ हो, तो हो गया। अगर आप उसको बड़ी जल्दी से दिखाएंगे, जब अभी वो पूरी एक ज्वलन स्थिति में चल रही है, वो ठीक है आपने सत्य दिखाया, लेकिन वो तो आपने आग में घी डालने वाला काम किया। अगर आप उसकी थोड़ी वेट कर लेते, उसको थोड़ा सा आप सिमर डाउन होने देते, तो आपकी वो सत्यता तो फिर भी आप सामने आती। लेकिन जो एक भड़काऊ चीज़ है, वो शायद जो आपकी वजह से हुई वो न होती। तो इस तरह की मतलब आपको सोशल पहले होना चाहिए, बजाय कि आपके जो अपने चैलेंजेस हैं
तो ये ठीक है कि सभी कर रहे हैं, चैलेंजेस को ले रहे हैं, लेकिन भारत में कुछ ज़्यादा है। मुझे विदेश जाने का भी मौका मिला है, वहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ कई बार तो 2 दिन बाद आती हैं, और वहाँ पे कुछ लॉज भी ऐसे हैं कि अगर आपने गलत खबर चला दी तो आपको बहुत महंगे दंड का सामना करना पड़ता है, फाइनेंशियल दंड का। तो इसलिए वो ऐसी गलतियाँ नहीं करते। तो हमारे भी चलो कानून तो मैं नहीं कहता ऐसा बने, लेकिन हम सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ संयम हम रखें कि नहीं, समाज पहले है, उसके बाद हम हैं, उसके बाद सब कुछ है। सर, जो पत्रकारिता बच्चे कर रहे हैं या जो करने वाले हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें देखिए, अब कई बार कहते हैं कि जी अब तो ये तो बहुतायत हो गई, अब इनके लिए तो कोई जगह नहीं है। ऐसा नहीं होता, जगह सबके लिए है, जगह तलाशनी पड़ती है। तो एक पुरानी इस प्रकार की वैसे गुरु नानक साहब की साखी है। एक जगह कहीं वो बैठे थे, साधुओं का डेरा था नज़दीक में, और वो साधु भजन गा रहे थे, और गुरु नानक साहब थोड़ा दूर बैठे थे। उनके साथ जो उनके शिष्य थे बाला और मर्दाना, तो बोले कि हम भी वहीं चल के बैठते हैं। बोले ऐसे नहीं, उन्होंने हमें बुलाया नहीं है, तो देखेंगे। तो उसके बाद उन्होंने, जो साधु बैठे थे, एक दूध का प्याला जो बिल्कुल ऊपर तक भरा था वो उनके लिए भेज दिया। तो उन्होंने कहा कि उनके चेलों ने कि देखिए जी, अब तो आपसे वो प्यार कर रहे हैं, उन्होंने आपके लिए ये पीने के लिए दूध भी भेजा है। तो वो कहते नहीं, ऐसा नहीं है, दूध का कप ऊपर तक भरा हुआ है। उनका कहना है कि आपके लिए हमारे पास जगह नहीं है। तो वो कहते जी बाबा जी हुण तुसी की करोगे? तो उन्होंने एक छोटा सा फूल तोड़ा, उस दूध के ऊपर तैरा दिया और वो प्याला वापस भेज दिया कि ठीक है, आपके पास जगह नहीं है, लेकिन मैं तो दूध जैसा हल्का हूँ, मैं फिर भी जगह अपने लिए तलाश लूँगा। तो ये इस तरह की यू हैव टू एक्सप्लोर। कोई कहते हैं फैशन फ़ोटोग्राफी में जगह नहीं है, कोई कहता है क्राइम रिपोर्टिंग में नहीं है, सब जगह है, आप उसको डिफरेंट एंगल से देखिए। और दूसरी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में तो बहुत जगहें हैं, और क्योंकि वो मेहनत बहुत करनी पड़ती है और उसका बदले में बहुत कम मिलता है, लेकिन वो जगह खाली है। आम तौर पे तो क्या हो रहा है कि आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई सरकार प्रेस नोट्स भेज रही है, फ़ोटोग्राफ्स भी भेज रही है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, थोड़ी लैंग्वेज बदल के ही आपको एक